मोदी जी का परिवार, गांधी का परिवार, नेहरू का परिवार, लालू प्रसाद यादव का परिवार, अखिलेश यादव का परिवार और न जाने कितने ही परिवार। आजकल भारतीय राजनीति में यही तो चल रहा है। किसका परिवार, कितना बड़ा परिवार, तेरा परिवार या मेरा परिवार, खुलकर चर्चा हो रही है। मोदी जी परिवारवाद पर खूब प्रहार तो कर रहे हैं, लेकिन अशोक चौहान, चिराग पासवान, अकाली दल और चौटाला परिवार, जो उनके ही घटक दल के सदस्य हैं, उनका जिक्र करना भूल जाते हैं। एनडीए के 90% घटक दल ऐसे हैं जो परिवारवादी पार्टी से संबंधित हैं। लेकिन मैं चर्चा नहीं करूंगा कि किसका परिवारवाद ज्यादा बड़ा है, बीजेपी का, एनडीए का, यूपीए का या कांग्रेस का। आज मैं चर्चा करूंगा देश के सबसे पुराने और सबसे बड़े राजनीतिक परिवार की, गांधी नेहरू परिवार के। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम मलिक स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरे लिए एप्रिसिएशन है। गांधी नेहरू परिवार की राजनीतिक विरासत वैसे तो बहुत पुरानी है, पर सही मायनों में उनकी राजनीतिक पारी की शुरुआत हुई थी सन 1919 में, जब मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1 साल तक उनका कार्यकाल रहा और 1928 में वो फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उन्होंने अपनी वकालत आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए छोड़ दी थी। उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू, जो खुद भी एक वकील थे, उन्होंने भी अपनी वकालत आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए छोड़ दी थी। सन 1936 ईस्वी में मौलाना आजाद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सहायता से जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं 2 साल के लिए। और यहीं से बीजेपी आरोप लगाती है कि नेहरू गांधी परिवार का मोह कुर्सी से आजादी के बाद भी नहीं छूटा और वो कुर्सी से हमेशा के लिए चिपक गए। और साथ ही वो ये आरोप भी लगाते हैं, कुछ बीजेपी समर्थक कहेंगे कि आरोप लगाते हैं कि नेहरू परिवार का आजादी के योगदान में भी कोई विशेष योगदान नहीं था, उन्होंने आजादी में कोई खास लड़ाई नहीं लड़ी। तो आपकी जानकारी के लिए आज इतिहास का वो पन्ना उठाते हैं जो आपने शायद या बहुत से लोगों ने आज तक कभी पढ़ा ही नहीं है। वो है उनकी माता का। नेहरू परिवार का हर सदस्य आजादी की लड़ाई के दौरान कम से कम एक बार जेल अवश्य गया। तो आज मैं चर्चा करूंगा सबसे पहले उनकी माता की। उनकी मां स्वरूप रानी यानी मोतीलाल नेहरू की धर्मपत्नी भी आजादी की लड़ाई में पूरी तरह से सक्रिय थी। जब साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ, उस समय उनकी माता के ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ था और वो बुरी तरह जख्मी हुई थी। उस लाठीचार्ज के बाद नमक आंदोलन के दौरान भी स्वरूप रानी जी आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ही अग्रणी भूमिका में थी और उन्होंने उस दौरान भी कई बार लाठीचार्ज का सामना किया और उसी लाठीचार्ज से वो इतनी घायल हो गई थी कि वही जख्म बाद में उनकी मृत्यु का कारण भी बने। शायद ये इतिहास का पन्ना आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। इसके अलावा अब बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू आजादी की लड़ाई में बहुत ही अग्रणी रूप से आगे थे और आप यकीन नहीं करेंगे कि जिनके पिता मोतीलाल नेहरू एक बहुत बड़े वकील हुआ करते थे, उस समय के वो बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति हुआ करते थे, लेकिन इतने बड़े अमीर बाप का बेटा अपना वकालत भी छोड़ देता है और कसम खाता है कि पूरी उम्र विदेशी वस्त्र नहीं पहनेगा। आजादी की लड़ाई के दौरान जवाहरलाल नेहरू कुल 9 बार जेल गए और अपने जीवन के 3259 दिन यानी करीब करीब 10 साल उन्होंने जेलों में व्यतीत कर दिए अपनी जवानी के दिन। और कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि जवाहरलाल नेहरू आजादी में योगदान ही नहीं दे पाए। जेलों में रहने के दौरान ही उनका एक पत्राचार हुआ था और उसी पत्राचार से एक बुक लिख दी गई, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगर नहीं पढ़ी हो तो जाकर पढ़ लीजिएगा, आंखें खोल देंगी। इसके अलावा एक छोटा सा काम और हुआ था। आजाद हिंद फौज के 3 कमांडर सहगल, ढिल्लन और शहनवाज, तीनों की गिरफ्तारी कर ली थी अंग्रेजों ने और उन्हें लाल किले पर फांसी की सजा दी गई। जवाहरलाल नेहरू ही वो नेता थे जिन्होंने उनकी आज़ादी के लिए और सजा माफी के लिए पूरे देश में आंदोलन चलाया और जो अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उनको मुकदमा लड़ा और उनकी सजा माफी भी करवाई। ये सब इतिहास के पन्नों में दर्ज है, पर इस इतिहास को आजकल शायद किसी एजेंडे के तहत छिपा लिया जाता है। आज़ादी के बाद देश के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपना स्पीच देते हैं। पहले आम चुनाव में भी उन्हें दल का नेता चुना जाता है और वो प्रधानमंत्री की शपथ लेते हैं। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि उनकी जगह
सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री होना था, लेकिन उनकी मृत्यु आम चुनाव से पहले हो चुकी थी। जवाहरलाल नेहरू अपना पहला कार्यकाल खत्म करने के बाद सन 1958 में अपना इस्तीफा सौंप देते हैं राष्ट्रपति को। यह भी कोई आपको नहीं बताएगा कि उन्हें कुर्सी का मोह नहीं था। उन्होंने कहा कि वो देश की सेवा जितनी कर सकते थे उन्होंने कर ली है, अब वो हिमालय पर जाकर अपनी छुट्टियां बिताना चाहते हैं और अब देश की बागडोर कोई और संभाले। लेकिन शायद तब तक देश उनके योगदान को भूला नहीं था, तो पूरे देश में एक आंदोलन सा हुआ। उन्हें इतने रिक्वेस्ट आई, इतने धरने प्रदर्शन हुए कि वो अपना इस्तीफा वापस ले, और 6 महीने की छुट्टी 2 सप्ताह में बिताकर नेहरू ने देश के आगे झुकना पड़ा और वो फिर से प्रधानमंत्री बनने के लिए राजी हो गए। कहते हैं विदेशों से अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति ने भी उनसे आग्रह किया था कि आप अपनी कुर्सी न छोड़ें। उनके परिवारवाद का एक और उदाहरण देता हूं। जब तक जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को कभी भी विधायक का इलेक्शन भी नहीं लड़ने दिया। उन्हें ना कभी राज्यसभा भेजा, ना कभी लोकसभा में आने दिया। और जब वो गुजर गए तो उसके बाद भी उनकी बेटी प्रधानमंत्री नहीं बनी। प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री, जो मरते दम तक प्रधानमंत्री रहे। तो क्या ये एक परिवारवाद था? पर्सन और भी हैं। उसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। लेकिन जब राजीव गांधी हत्या हुई या कहे वो शहीद हो गए, तो उसके बाद उनकी धर्मपत्नी सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी, प्रधानमंत्री बने नरसिम्हा राव। राजीव गांधी उस परिवार के आखिरी प्रधानमंत्री थे। आज 33 साल हो गए हैं और ऐसे बहुत से मौके आए हैं कि वो गांधी परिवार से प्रधानमंत्री बन सकता था, लेकिन वो परिवार प्रधानमंत्री नहीं बना। तो क्या ये परिवारवाद है? पार्टी का अध्यक्ष होना एक अलग बात है। पार्टी की अध्यक्षता दी जाती है पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, लेकिन पद लिया जाता है अपने द्वारा। पद को बहुत बार छोड़ा गया है। 2004 बहुमत से सरकार बनती है यूपीए की, सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनती हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं मनमोहन सिंह। तो क्या ये परिवारवाद है? 2009 फिर से कांग्रेस की सरकार आती है, नाम सुझाया जाता है राहुल गांधी, लेकिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं मनमोहन सिंह। और आज भी मैं आपको बता देता हूं, ये तो सबको आपको पता ही है, आज भी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष गांधी नेहरू परिवार से नहीं है, वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। तो क्या ये परिवारवाद इतना बड़ा है कि उन पर इतना ज्यादा प्रहार किया जाए? और कैसे ये परिवारवाद चिराग पासवान के परिवारवाद से बड़ा हो गया? कैसे ये परिवारवाद चौटाला परिवार के परिवारवाद से बड़ा हो गया? अशोक चौहान के, राजनाथ सिंह के बेटे, अमित शाह के बेटे, लाखों उदाहरण हैं। तो क्या 10 साल सरकार चलाने के बाद भी परिवारवाद को मुद्दा बनाकर भावनात्मक रूप से वोट मांगने का तरीका सही है? बीजेपी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और अच्छे मुद्दों के साथ मुद्दों को नए भटकाकर मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी और अपने विकास कार्यों के दम पर चुनाव लड़ना चाहिए। मेरा ये वीडियो आपको प्रो कांग्रेसी लग सकता है, बीजेपी अगेंस्ट लग सकता है, लेकिन ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है कि हम अपने बुजुर्गों का तिरस्कार न करें। हो सकता है गांधी परिवार काफी समय तक अध्यक्ष रहा, उन्होंने मलाई भी चखी हो, लेकिन 10 साल सरकार चलाने के बाद सिर्फ इस मुद्दे पर चुनाव में जाना मुझे कहीं तक सही नहीं लग सकता, जबकि आपके पांव भी इस दलदल में गहरे तक धंसे हुए हों, तो आपको पांव नहीं हिलाने चाहिए। बीजेपी को इस बात का जवाब देना ही होगा कि क्या सच में नेहरू का तिरस्कार करके आज भी 2024 में भी, आजादी के इतने सालों के बाद भी, क्या उनका तिरस्कार सही रहेगा? क्या उनके सभी कार्यों को भुला दिया जाएगा? उनके परिवार पर बहुत सवाल उठे हैं। उस नेहरू को गालियां दी जाती है जिन्होंने अपनी मां, पिता, अपनी बेटी और अपने पुत्र तक को इस देश के लिए शहीद करवा दिया। उन नेहरू को आज गालियां दी जाती है। कहां तक सही है? आज की राजनीति पे चर्चा कीजिए, राजनीतिक रूप से मुद्दे लड़िए, लेकिन सिर्फ एक ही मुद्दे को लेकर चुनाव में उतरना मुझे कहीं तक सही नजर नहीं आता। आपकी इस विषय में क्या राय है, बताइएगा जरूर। प्रो कांग्रेसी का ठप्पा लगाना है, लगा सकते हैं। एंटी बीजेपी का लगाना है, लगा सकते हैं।
लेकिन सवाल वही है, क्या देश के आज के मुद्दों में नेहरू को बुराई करना कहां तक जायज है? नेहरू को गालियां देकर कब तक लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे? देश को असली इतिहास जानने दीजिए और वोट दीजिए, अपने मुद्दों पर दीजिए, बीजेपी को दीजिए या कांग्रेस को दीजिए, वो आपके ऊपर है। लेकिन यह मुद्दा नहीं होना चाहिए कि किसका परिवारवाद बड़ा है। आप जुड़े रहिए मेरे साथ, अगली बार चर्चा करेंगे क्यों कहा जाता है गांधी परिवार को मुस्लिम परिवार। क्या वो सच में मुस्लिम हैं? और मुस्लिम नाम की जड़ कहां से है? फिरोज, क्या है इस नाम की सच्चाई? ये चर्चा मैं आपके साथ करूंगा और मैं आपको बताऊंगा, आंखें खोलूंगा कि कितना आपको गलत इतिहास पढ़ाया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद।